नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। ये रिपब्लिक डे का परेड मैं दिखा रहा हूँ। 2024 रिपब्लिक डे परेड। ये है क्या चीज़? इस बार का रिपब्लिक डे का परेड कई मायने में अलग है। पहला तो कल मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था, कल के वीडियो अगर आप लोगों ने देखा हो, जिसमें कि मैंने बताया था कि इंडिया के रिपब्लिक डे परेड में मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रॉन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। उनके विषय में थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश किया था। उसी रिपब्लिक डे के परेड को अगर आप थोड़ा सा और एनालाइज करने की कोशिश करें तो आपने देखा होगा इस बार बहुत सारे परेड की अगुवाई, लीडरशिप या परेड में शामिल जितने जवान थे, योद्धा थे, वो सब वीमेंस थी, औरतें थी, मातृशक्ति। उसमें चाहे बीएसएफ के करतब जो दिखाए गए बुलेट वाले, वो भी देख लीजिए, पैदल परेड, इन्फेंट्री की, नेवी की परेड, सब जगह जो है महिलाएं थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मोदी ने क्लियर कट संदेश दे दिया है, या मोदी क्या कहें, गवर्नमेंट ने क्लियर कट संदेश दे दिया है कि अब भारत में उस 50% आबादी अर्थात महिलाओं को पर्याप्त भागीदारी दी ही जानी है हर जगह। और इसका सिर्फ इस परेड से ही नहीं अंदाजा लगता है, इसका उदाहरण कहाँ मिलता है? कैसे आप कह सकते हैं कि भाई परेड से तो सिर्फ कहा नहीं जा सकता? तो इसके कुछ डाटाज अगर आप एनालाइज करोगे तो आपकी समझ में आएगा। जैसे फौज में भर्ती, एनडीए में जहां पहले 0 सीट होती थी महिलाओं के लिए, वहां पर 30 सीट्स कर दी गई। अग्निवीर में भर्ती, नेवी में अगर पहले की कंपेयर में, पिछले साल कंपेयर में इस साल देखा जाए तो नेवी में 100% इन्हेंसमेंट हुआ है महिलाओं का। ये बताता है कि हमारे सेनाओं में भी अब महिलाओं का जो वो है पार्टिसिपेशन है या भागीदारी, वो बढ़ाई जा रही है। अभी जो एक ऑपरेशन किया गया था साथियों, आप लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम होगा ये चीज़। सोमालियाई कुछ लुटेरों ने एक भारतीय जहाज को लूटने की कोशिश किया था, उसको बंधक बना लिया था उसके चालक दल के सदस्यों को। तो उसमें हमारी नेवी जाकर के एक्शन करके छुड़ा ले आई थी। आपको मालूम होना चाहिए उस नेवी के एक्शन में कौन था? टोटल महिलाएं थी उसमें, महिला सैनिक थी उसमें, जेंट्स सैनिक नहीं थी। आप समझिए, ये हमारे महिलाओं का वो कमाल है। अच्छा, एक बात और है, कल मैंने इमैनुअल मैक्रॉन के विषय में तमाम बातें बताई थी, फ्रांस के विषय में बताई थी। फ्रांस हमारा 8th पार्टनर है बिजनेस में, यूरोपियन यूनियन के केस में, और डिफेंस में तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्टनर हो ही चुका है। हमारा अंदाज है अगर यूके भी हमारा पार्टनर है, लेकिन फ्रांस इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टनर है डिफेंस के केस में, रक्षा के क्षेत्र में। हम तमाम सबमरीन्स उसकी हेल्प से बना रहे हैं। लेकिन कुछ बातें जो और छन करके आ रही हैं वो कल की वीडियो में शेयर नहीं हो पाई थी, मैं चाहता हूँ आज की वीडियो में ज़रूर शेयर हो, कि H-125 हेलीकॉप्टर जो कि मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है, आपातकाल में भी इसका यूज कर सकते हो, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हो, आर्म फोर्सेस भी इसका यूज कर सकती हैं अपने पर्पज के लिए अलग अलग। ये भारत में बनाया जाएगा एयरबस और टाटा के सहयोग से। एयरबस कहाँ कंपनी है? फ्रांस कंपनी है, ध्यान रखना। तो ये जो इसमें जो मैक्रॉन जी आए थे तो इन्होंने कई समझौतों पर इस तरह से दस्तखत किया। अच्छा, और तो और सैफ्रॉन एक कंपनी है फ्रांस की, ये क्या करती है, ये हवाई जहाज बनाती है। तो वहाँ के इंजन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा 100% इंडिया में।
और ये जो इंजन होगा ये किस में लगेगा, तेजस में लगाया जाएगा। हालांकि तेजस में जी का इंजन लगाया जा रहा है अभी। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है अमेरिका की, जीई, उसका इंजन लगाया जा रहा है। लेकिन ये असल में हेलीकॉप्टर, ये जो हवाई जहाज वगैरह हैं, इन सब चीज़ों में एक कंट्री पर डिपेंड रहना मूर्खता है। तो हम मल्टीपर्पज कई देशों से इसमें हम अपना हेल्प लेंगे और इंजन का सहयोग वगैरह उनसे लेते रहेंगे। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई एक देश किसी कारण से सप्लाई बंद करता है तो दूसरा देश हमें सप्लाई की आपूर्ति, इंजन की आपूर्ति करता रहेगा और हमारा काम बंद नहीं होगा। समझ रहे हैं? लेकिन अभी जो है आपको मालूम होना चाहिए, भारत में हेलीकॉप्टर के प्रोडक्शन या हवाई जहाज के प्रोडक्शन के लिए इकोसिस्टम की भी कमी है। ये इकोसिस्टम क्या है? ऐसा तो है नहीं कि कोई एक कंट्री जो है कोई एक फैक्ट्री लगाएगी और उसमें हेलीकॉप्टर के या हवाई जहाज के नट बोल्ट से लेकर के सारी चीज़ें बना देगी। ये तो कर नहीं सकती। इसके लिए क्या होता है कि अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग जगह बनाने पड़ते हैं। कुछ चीज़ें तो कंपनी स्वयं बनाएगी या कहीं से मंगाएगी या लेगी, जैसे इंजन वगैरह मेजर पार्ट। लेकिन जो माइनर पार्ट्स हैं वो अप टू द स्टैंडर्ड एक मार्क क्या, एक रिलायबल हो, एक एक बोल्ट, एक एक कील, एक एक टीन की वायर, ये सब चीज़ें रिलायबल हो और अप टू द मार्क हो। तो ऐसा सिस्टम बनाने का हमें एक इन्वायरमेंट तैयार करना पड़ेगा। अभी पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को दिया था, अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो उसको देखिएगा, कि 20 जनवरी को भारत ने एक क्या कहते हैं, अपने पीएम मोदी ने बेंगलोर में इनाग्रेट किया किसकी, एक बोइंग की कंपनी का। वो बोइंग की कंपनी कोई बोइंग कंपनी नहीं थी, बल्कि क्या थी, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। ये भी वही बात थी कि हवाई जहाज बनाने से पहले एक इकोसिस्टम तैयार किया जाए जो उसके कंपोनेंट्स को बनाए। और इसी में मैंने बताया था लास्ट लाइन या बीच में कहीं कहीं लास्ट पॉइंट में मैंने ये बताया होगा कि इस समय बोइंग में 6000 लोग तो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं बोइंग से इंडिया में, और 13,000 लोग सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं। तो यही सप्लाई चेन जो है अगर मेंटेन हो जाए, जो कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स को सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाए, तो हमारा काम बन जाए और हम लोग जो है इस दिशा में एक मेजर स्टेप उठा सकते हैं। तो भारत इसमें वही काम कर रहा है और ये काम फ्रांस के सहयोग से होगा। आशा करता हूँ कि फ्रांस एक रिलायबल पार्टनर साबित होगा लंबे समय के लिए, जो कि अमेरिका नहीं हो सका हमारा इस मामले में, और रूस इसमें परिस्थितियों के मारे दूसरी जगह परेशान है। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं साथियों, और कल एक नए वीडियो के साथ रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।